पहचान। आप सभी का स्वागत है स्वस्थ किसान कार्यक्रम में। मैं हूं आदित्य कुमार। घोड़े बेचकर सोना, ये मुहावरा आपने अक्सर सुना होगा। पुराने ज़माने में बहुत गहरी नींद को अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन अब ज़माना बदल चुका है। अध्ययनों से और शोधों से ये बात साफ हो गई है कि नींद हमारे इम्यून सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, कंकाली और मांसपेशी प्रणाली में नई जान डाल देता है। विशेषज्ञों का तो ये भी मानना है कि जिस तरह हमारे शरीर को भोजन की ज़रूरत है, उसी तरह नींद की भी है। अगर आप रोज़ाना 7 से 8 घंटे की नींद नहीं ले पाते हैं तो ये आपके लिए अच्छी खबर नहीं है। खास तौर से लंबे समय तक नींद की कमी कई भयानक दुष्प्रभावों को जन्म देती है। स्वस्थ किसान में आज हम नींद की समस्याओं पर ही बात करने वाले हैं। हमारा विषय रहेगा निद्रा विकार, कारण और निदान। जी हाँ, निद्रा विकार, कारण और निदान। अगर आप इस बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, समाधान चाहते हैं, तो निसंकोच अभी इस समय हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800113060 और 1800113061। इस फ़ोन पे आपका कोई भी पैसा नहीं लगना है। आज के विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान मौजूद हैं। उसमें से 2 अभी आ चुके हैं और 1 मेहमान का हम इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे पहले मेहमान हैं डॉक्टर पीयूष रंजन। आप एम्स के मेडिसिन डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर सत्यवीर यादव। आप एम्स के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आपका भी स्वागत है डॉक्टर साहब। नमस्कार। बातचीत का सिलसिला शुरू करने से पहले देख लेते हैं एक ज्ञानवर्धक रिपोर्ट। नींद एक जटिल जैविक प्रक्रिया है। जब आप सो रहे होते हैं तो अवचेतन में होते हैं, मगर आपका दिमाग और शरीर लगातार जागते रहते हैं। जागने का मतलब है कि वो लगातार एक्टिव रहते हैं। नींद के दौरान ये कई अहम काम करते हैं जो हमें स्वस्थ रखने और काम में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने में मददगार हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अच्छे स्वास्थ्य का मतलब है कि आप शारीरिक और मानसिक रूप से निरोगी हैं। नींद अच्छे स्वास्थ्य का जरूरी पहलू है। इसके अलावा स्लीप डिसऑर्डर के कारण दिन भर की थकान, दिन के समय झपकी लेने की तीव्र इच्छा, असामान्य श्वास पैटर्न, चिड़चिड़ापन, काम और स्कूल में खराब प्रदर्शन, ध्यान की कमी, डिप्रेशन, वजन बढ़ने और दिल से जुड़ी बीमारियों की शिकायत हो सकती है। परंपरागत रूप से कहा जाए तो ध्यान के जरिए नींद से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में मदद मिलती है। हालांकि इस संबंध में अभी तक वैज्ञानिक प्रमाणों की कमी है। कुल मिलाकर देर तक गहरी नींद लेना आपकी सेहत के लिए हर तरह से सही है। जी हाँ, आपने देखी एक बेहद ज्ञानवर्धक रिपोर्ट। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे बीच डॉक्टर अनंत मोहन HOD पल्मोनरी मेडिसिन डिपार्टमेंट एम्स न्यू दिल्ली पहुँच चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ही है। डॉक्टर साहब, स्लीप डिसऑर्डर या जिसे हम निद्रा संबंधी विकार भी कहते हैं, हमें आसान शब्दों में बताएं डॉक्टर साहब, ये होता क्या है? देखिए, नींद जैसे कि आप जानते हैं बहुत ज़रूरी है शरीर के रिचार्ज होने के लिए भी। रात में कम से कम 6-7 घंटे की नींद होना भी ज़रूरी है, ताकि बॉडी के जो फंक्शंस हैं, जो दिन भर काम कर रहे हैं, वो एक बार रेस्ट लें और रिचार्ज करें। अगर ऐसा नहीं होता तो नींद से संबंधित कई डिजीज़ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। सबसे कॉमन होता है OSA, जिसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। यही सबसे ज़्यादा कॉमन है, इसके आगे बात करेंगे। बट सिर्फ यही नहीं है, और भी प्रॉब्लम्स होती हैं। सेंट्रल स्लीप एपनिया, पैरासोमनिया जिसे हम कहते हैं, जो कि नींद रिलेटेड होती हैं बट थोड़े अलग अलग किस्म के उसमें
फीचर्स होते हैं। तो ये 3-4 ऐसे डिसऑर्डर, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है जिसमें अक्सर पैर के मूवमेंट्स होने लगते हैं जो आदमी को पता नहीं चलता। तो इस तरह के कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो नींद से रिलेटेड, बीमारी रिलेटेड चीज़ें होती हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। डॉक्टर पीयूष आपसे पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब, आम तौर पे हमारे आंकड़ों की अगर बात करें डॉक्टर साहब, लगभग कितने लोगों में मोटा मोटा ये नींद संबंधी विकार देखने को मिलते हैं? जैसा अभी प्रोफेसर अनंत मोहन सर ने कहा कि सबसे कॉमन इसमें जो देखा जाता है वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, यानी एक ऐसी बीमारी जिसमें सोते समय तेज खर्राटे आना और सांस हम श्वास की नली से लेते हैं उसमें अवरोध उत्पन्न हो जाना। ठीक है। इससे भी ज़्यादा कॉमन अगर जो दूसरे तरह का अगर हम लोग देखें तो नींद का ना आना है। तो अगर हम लोग ये मोटे तौर पर कहें तो अभी जो है वो 25 से 30% व्यक्ति जो है वो अनिद्रा का शिकार है, जो से कहीं ना कहीं जो है इंसोम्निया का लाइफ में किसी न किसी फेज पर जरूर उसको फेस करता है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जो है वो मोटापा के साथ सीधे सीधे इसका संबंध है और ये 10 से 20-25% लोगों में देखने को मिलता है। ये तो बड़ा एक बड़ा मेजर चंक है जी। डॉक्टर सत्यवीर यादव आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब बेसिकली कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हृदय संबंधी एक्सपर्ट हैं, क्या हार्ट का क्या संबंध है नींद के साथ? नींद का हार्ट से बहुत ही गहरा संबंध है। जैसे कि हार्ट डिजीजेज के लिए बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, स्मोकिंग, ओबेसिटी, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़। तो सभी लोग जो कम नींद ले पा रहे हैं उनको हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मोटापा ये होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा हार्ट अटैक आने की संभावना, हार्ट फेल्योर की संभावना, हृदय गति का अनियंत्रित होना जिसे हम एरिथमिक डिसऑर्डर्स जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन, सडन कार्डियक डेथ की रिस्क भी बढ़ जाती है। इसके अलावा पल्मोनरी हाइपरटेंशन और स्ट्रोक की संभावना भी उन लोगों में ज़्यादा होती है जिनको नींद की कमी रहती है या नींद की बहुत अधिकता रहती है। जो लोग 6 घंटे से कम सो पा रहे हैं या 9 घंटे से ज़्यादा सो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर अनंत मोहन सर आपका ही रुख फिर से करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब अगर हम अलग अलग आयु वर्गों की बात करें, क्योंकि जो बच्चे हैं हो सकता है उनके स्लीप का पैटर्न अलग हो और जो बुजुर्ग हैं उनके स्लीप का पैटर्न आमतौर पे अलग ही देखने को मिलता है, लेकिन अमूमन क्या उनका पैटर्न होना चाहिए डॉक्टर साहब, और क्या दिक्कतें अलग अलग आयु वर्ग में आपको देखने को मिलती है? देखिए, जैसे आपने कहा कि बच्चों में जो नींद का पैटर्न है वो डेवलप होने में टाइम लगता है जी। तो इसलिए उसको हम अगर वो थोड़ा जल्दी सो जाए या कभी लेट सो जाए, लेट उठे, एज लॉन्ग एज उसकी नींद कम से कम 7-8 घंटे की हो रही है तो हम इतनी चिंता नहीं करते, एटलीस्ट शुरू के कुछ साल जब तक उसका पैटर्न बन रहा है जी। उसी तरीके से बहुत ओल्ड एज में भी धीरे धीरे नींद का अमाउंट कम हो जाता है। उसको उतनी नींद की ज़रूरत भी नहीं पड़ती जितने उसको अपने बचपन या वर्किंग टाइम में पड़ती है, क्योंकि वो थकता भी कम है, फिजिकल एक्टिविटी कम करता है। यूजली जो मिडिल एज होता है उस टाइम पे लगभग 6 से 7 घंटे की एक अच्छी कंटिन्यूस नींद अगर हो तो वो अच्छा रहता है। जो प्रोडक्टिव आयु वर्ग है जो कि काम के लिए बाहर निकलता है, जो यूजली प्रोडक्टिव आयु वर्ग है, आप 20 to 55, 60 या 30 to 60 के ईयर्स के बीच में देख लें जी, तो 6 to 7 आवर्स की स्लीप ठीक रहती है। अगर इसमें कुछ गड़बड़ हो, एक होता है कि जल्दी एक बार सो गए टाइम से, जल्दी उठ गए और फिर सो नहीं पाए, एक ये होता है। अगर टूटी हुई नींद रहे वो भी ठीक नहीं है। अगर थोड़ी देर सोने के बाद बीच बीच में कई बार आदमी उठता है और उसको जल्दी जल्दी सो भी जाता है, वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि नींद का जो पैटर्न है, गहरी नींद, वो आती है थोड़ी लेट स्टेज में रात को। अगर वो ठीक से नहीं होगी तो आदमी वो फ्रेश नहीं होता। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस बारे में और हम बात करेंगे कि आपने बताया कि जो गहरी नींद है बड़ा इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब आपने बात बताई कि जो थोड़ा लेट आती है, शुरुआती दौर पे नहीं आती है, उस पर भी आपसे जानना हम चाहेंगे। इस बीच सत्यम जुड़ चुके हैं हमारे कार्यक्रम को देखते हुए, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। सत्यम नमस्कार, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हेलो सत्यम जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछिए। हेलो, लगता है हमारी आवाज़ आप तक पहुंच नहीं पा रही है। फिर से हम डॉक्टर साहब आप ही पे आना चाहेंगे। डॉक्टर अनंत मोहन सर, आपने हमें बताया है कि जो नींद है, गहरी नींद, आम तौर पे वो कुछ देर सोने के उपरांत ही आती है। डॉक्टर साहब क्या पैटर्न होना चाहिए एक हेल्दी नींद का? पैटर्न ये होता है, अगर हम साइंटिफिक या टेक्निकल भाषा में करें, नींद को हम रात भर की नींद को 3-4 फेजेस में डिवाइड करते हैं, N1, N2, N3 और रेम स्लीप। ये जो रेम स्लीप होती है, इसको हम एक गहरी नींद की तरफ कहते हैं जी।
तो गहरी नींद धीरे धीरे, जैसे सपोज आप रात को 10-11 बजे सोए जी तो साइकिल होती है नींद ये इन फेजेस में। जी जो गहरी नींद का फेज है वो शुरू में सबसे कम टाइम का होता है, जी। जैसे जैसे रात आगे बढ़ती है उसका टाइम बढ़ता जाता है। अच्छा। तो ऑलमोस्ट अर्ली मॉर्निंग की जो नींद होती है उसमें ये गहरी नींद का टाइम सबसे ज्यादा होता है। जी। इसीलिए आपने अक्सर नोट किया होगा कि सुबह की नींद बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल डॉक्टर सब लोग कहते हैं जो सुबह अगर अच्छी नींद आई तो लगता है आदमी फ्रेश होके उठा। बिल्कुल। इसलिए बहुत बहुत कम टाइम के लिए अगर आप सोएंगे जी। तो वो गहरी नींद का टाइम आपको एनफ नहीं मिलेगा। अच्छा। ये इसलिए एडिक्वेट टाइम, टोटल स्लीप टाइम एडिक्वेट होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल इन बातों का हमें बेहद ध्यान रखने की ज़रूरत है। डॉक्टर पीयूष रंजन, आपका रुकना चाहेंगे डॉक्टर साहब। हमको एक ईमेल भी आई है, मिसेस हेमा है, इनकी आयु 75 वर्ष है। ये हाई बीपी की मरीज़ हैं और 9 वर्षों से मेडिसिन ले रही हैं हाई बीपी के लिए और कंट्रोल है इनका हाई ब्लड प्रेशर। तो डॉक्टर साहब ये कह रही है कि इनको लगातार 6 घंटे की गहरी नींद नहीं आती है। इनके लिए आपका क्या सुझाव है फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल, और इनको साथ में खराटे भी आते हैं? जी, जैसा अभी कार्यक्रम के बिल्कुल शुरू में आपने भी कहा था कि नींद बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। और वर्तमान समय में वैज्ञानिक अध्ययनों के द्वारा यह बात पूर्ण तौर पर स्पष्ट हो गई है कि जितना कम हम नींद लेते हैं वो नींद का हमारे ऊपर कर्ज रहता है, जिसे कि हम लोग स्लीप डेप्ट कहते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब। तो कम से कम, जैसा सर ने भी बताया कि 7 घंटे, 6-7 घंटे, 7-8 घंटे जो कि नींद आवश्यक है, उससे अगर आप कम लेते हैं तो वो आपके शरीर पर इस तरह या उस तरह से येन केन प्रकारेण वो आपके शरीर पर दुष्प्रभाव डालते रहते हैं। तो जैसा कि बताया गया कि वो ये नींद, ये हमारी श्रोता जी महोदया ने ये बताया कि उनको नींद के में खराटे ज़्यादा आते हैं। जी। तो खराटे का ज़्यादा आना ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, एक तरह का स्लीप रिलेटेड ब्रीदिंग डिसऑर्डर है, जिसका कि एक लक्षण हो सकता है, जिसमें ऐसा होता है कि सोते समय जो सांस जिस नली से जाती है वो बीच बीच में कोलैप्स या अवरुद्ध हो जाता है। अच्छा। और उसकी वजह से जो है कि वो नींद बार बार टूटते जाती है, और नींद के टूटने के कारण जो गहरी नींद, जैसा अनंत मोहन सर ने बताया कि वो जितना ज़्यादा हम ये लेते हैं तो वो पैटर्न एक साइकिल के अनुसार चलता है, और जैसे जैसे ये साइकिल जो बाद के समय में इंक्रीज ड्यूरेशन में होता है तो वो गहरी नींद पक्की नींद होती है, जिसमें कि शरीर को सबसे ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता अच्छा। है। तो इनको ये नींद ना आने की वजह से जो है ऐसी दिक्कत होती है। जी। और नींद अच्छी आने के लिए क्या करें? जी। तो सबसे पहले ये अपने नज़दीक के किसी भी डॉक्टर से, स्लीप एक्सपर्ट से जाकर के अपनी जांच करवा लें। उसके लिए एक हमारा स्कोरिंग सिस्टम होता है, जिसमें एक्सेसिव डे टाइम सोमनोलेंस, यानी दिन के समय में अगर ताजगी का अनुभव न करना, बार बार थका रहना, नींद आना, अगर ऐसा होता है तो मतलब ये कि उनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की तकलीफ हो सकती है। उसके लिए हम लोग पॉलीसोमनोग्राफी नामक एक अच्छा। जांच जो होता है वो करते हैं। और इसके बाद जो है इनको अच्छे से ये नींद आने के लिए प्रॉपर स्लीप हाइजीन का ये अगर इनको किसी तरह का स्लीप ब्रीदिंग डिसऑर्डर है तो डॉक्टर की सलाह पे इनको वजन कम करने की आवश्यकता पड़ सकती है, नंबर 1। नंबर 2, और अगर इनका AHI, जिसको कि हम लोग दिन के समय में नींद का ज़्यादा आना की संख्या को बताता है, तो अगर वो ऐसा अगर हो पा रहा है तो फिर इनको CPAP, यानी कि सोते समय जो है एक जो कि कृत्रिम मशीन के द्वारा जो है सांस दिए जाने की आवश्यकता पड़ सकती है। अच्छा। और इन सभी चीज़ों में अगर इनको तकलीफ अगर कम है, फिर तो प्रॉपर, जैसे हम कार्यक्रम के आगे में भी जो है प्रॉपर स्लीप हाइजीन की भी बात करेंगे, जिससे कि चाहे स्लीप से संबंधित तकलीफ हो या नहीं तकलीफ हो, हर आदमी को जिसका ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक स्वस्थ रहने के लिए नींद बेहद ज़रूरी है, यही हमारे एक्सपर्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच हमारे एक दर्शक और जुड़ चुके हैं, आज उनको सवाल ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। दीपक जी। सर नमस्कार, मैं दीपक दिल्ली से बोल रहा था। हाँ जी दीपक जी। सर एक्चुअली जब से कोरोना काल हुआ था तो वर्ल्ड में आप जान रहे थे कैसे क्या कुछ हो रहा था, तो एक हमारा छोटा सा अपना कारोबार था। कारोबार छूटने के बाद सर क्या हुआ, बहुत मतलब माइंड डिस्टर्ब सा होता जी। डिस्टर्ब होने के बाद वो नींद, सर मुझे जब से 2 साल से मैं कंटिन्यूसली नोट कर रहा हूँ जी कि नींद उस प्रॉपर वे में नहीं आती सर। ठीक है। आप माइंड एक पूरा तरह एक्टिव से- रहता है, और जो रात भर घटनाक्रम चल रहा है वो मुझे सब कुछ याद रहता है, जी जी जी। और सुबह बड़ा टायर्डनेस सी फील होती है। जी, आप तनाव में हैं दीपक जी, जो कि आपके सवाल से ही समझ में आ रहा है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर अनंत मोहन सर को कि आप इनके सवाल का जवाब दें। जी जी सर, थैंक यू सर। जैसे ये बता ही रहे हैं कि इनके जो काम काज था उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, उसके बाद ये सब हुआ।
तो ये तो जाहिर है कि कुछ स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है, एंजाइटी है, जिसकी वजह से नींद पूरी नहीं आ रही। रात को हो सकता है कुछ सोचते होंगे या कुछ इस तरह की आगे का जो भी बातें हैं पहले का। तो इसके लिए बेस्ट तो यही होता है, एक आई थिंक एक साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से बात करें। अच्छा। उनसे थोड़ा काउंसलिंग भी लें, हो सकता है थोड़ी दवाई भी देंगे, थोड़ी दवाई शॉर्ट टर्म के लिए दे सकते हैं जिसमें इनको हेल्प हो जाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं, बट याद रखना चाहिए कि इसका सोल्यूशन सिर्फ नींद की दवाइयाँ खाना नहीं होता। बिल्कुल, नींद की दवाइयों को और प्रॉब्लम्स होती हैं। शॉर्ट टर्म के लिए तो सब ठीक है, बट लॉन्ग टर्म के लिए एक हानिकारक हो सकती है, आदत पड़ सकती है, हैबिचुएशन हो सकता है। इसलिए जो मूल प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करना ज़रूरी है, और उसके लिए जो भी कुछ करना हो, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, योगा, मेडिटेशन, ये सब भी चीज़ें हैं जो कि आदमी कर सकता है। ये आई थिंक इनको ज़रूरी कराना चाहिए। जी दीपक जी, जैसे कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि आपको एक मनोचिकित्सक से मिलने की ज़रूरत है और आप उनसे मिलें और आपकी समस्या का समाधान अवश्य होगा। इस बीच हमारे अंतराल का या ब्रेक का समय हो चुका है। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक हमारे कार्यक्रम में आप बने रहिए। दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। बट पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और FD। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर सत्यवीर, मैं आपका रुख करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, कम नींद लेने की वजह से अमूमन कौन कौन सी हृदय संबंधी बीमारियां होने का खतरा होता है? कम नींद लेने की वजह से 4 प्रमुख चीज़ें जो हार्ट से संबंधित बीमारियों का खतरा बढ़ाती हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड शुगर या डायबिटीज। ये 4 जो प्रमुख हार्ट डिजीजेस के लिए रिस्क फैक्टर हैं, उनकी संभावना लोगों में बढ़ जाती है। और अगर लोग हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ओबेसिटी या हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या से ग्रसित हैं, तो उनमें अमूमन हार्ट अटैक की संभावना, हार्ट फेल्योर की संभावना, स्ट्रोक की संभावना, एट्रियल फिब्रिलेशन एंड पल्मोनरी हाइपरटेंशन की संभावना 2 से 3% ज़्यादा बढ़ जाती है उन लोगों की तुलना में जो कि पर्याप्त नींद ले पा रहे हैं। बिल्कुल, जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि एक पर्याप्त नींद बेहद ज़रूरी है अच्छे स्वास्थ्य के लिए, और हमारी बहुत सी बीमारियां इससे दूर भी होती हैं। इस बीच हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं पंजाब से, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हरीशचंद्र। नमस्कार डॉक्टर साहब जी। हाँ जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब जी, सोने से पहले खाना कितने घंटे पहले खाना चाहिए? और दूसरा सवाल है कि 60 साल की उम्र वाले जो लोग हैं उनको कितने घंटे सोना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है आपका। डॉक्टर पीयूष, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि अमूमन ही हर किसी के दिमाग में होता है कि हैवी मील्स या जो भारी भोजन है वो ना किया जाए, अक्सर घरों में बोला भी जाता है। इस बात में कितनी सच्चाई है, और 60 साल से ऊपर के लोगों को कितनी नींद पर्याप्त होती है, उस विषय में हमें बताएं। जी, जैसा कि खाने के संबंध में ये बात बताया जाता है कि आप सवेरे का नाश्ता एक राजा की तरह करें। बिल्कुल, यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट मील जो आपका होना चाहिए वो सवेरे का नाश्ता होना चाहिए, और रात को जो है एक मूल तौर पे कहा जाता है कि कम मसालेदार, कम चिकनाई युक्त, कम वसा युक्त भोजन जो है वो करें, और नींद के सोने के समय के 2-3 घंटे पहले करें। ठीक है, और ये तो उनके पहले भाग की बात हो गई। नंबर 2 ये कि एक 60 वर्ष के आयु के आदमी को कितना ज़्यादा सोना चाहिए, तो कम से कम 8 घंटे के आसपास तो जरूर सोना चाहिए, अगर जो आपका नॉर्मल ये है और जो नॉर्मल आप ये करते हैं। देखिए, अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि समय कम हो जाता है जी। तो इस संबंध में मैं किसी महापुरुष की बात
आप सबों के साथ साझा करना चाहूँगा कि समय की कमी नहीं होती है, हमें दरअसल समय को सही ढंग से नियोजित करना, प्लान करना होता है, क्योंकि समय सबके लिए बराबर है। सबके लिए बराबर है। और नींद को, जैसा कि हम लोग कार्यक्रम के बिल्कुल शुरू में से ही कह रहे हैं कि नींद आपके शरीर के लिए, आपको स्वस्थ रखने के लिए सबसे आवश्यक चीजों में से एक है। तो इसके लिए, और जितना नींद आप ले पाते हैं, जितना कम नींद लेते हैं, उतना ज्यादा आप अपने शरीर को अस्वस्थ करने की ओर बढ़ाते रहते हैं, और आपके शरीर के ऊपर जो नींद का कर्ज, जिसे कि हम लोग स्लीप डेप्ट कहते हैं, वो बढ़ता जाता है। डॉक्टर साहब, एक ईमेल भी आई है डॉक्टर अनंत मोहन, आपका रुख करना चाहेंगे डॉक्टर साहब। ये डॉक्टर अमिता है मुंबई से, ये पूछ रही हैं कि ये 8 घंटे के लिए अपने बेडरूम में सोने जाती हैं, लेकिन इनको कई बार करवटें लेनी पड़ती है और स्मार्ट वॉच का भी ये यूज़ कर रही हैं। उसके बावजूद भी गहरी नींद का जो पीरियड है, अवधि है, वो उनकी कम है। तो आप इसको किस तरीके से आकलन करेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, जानना यही पड़ेगा कि उनको क्या बार बार उठना पड़ रहा है, बार बार उनकी नींद टूट रही है किसी वजह से। ज़्यादातर अक्सर जो वर्किंग क्लास है उसमें जो कच्ची नींद जिसे कहते हैं, कच्ची नींद का कारण अगेन स्ट्रेस ही होता है। ज़्यादातर वर्क प्रेशर, स्ट्रेस या कुछ ना कुछ वो सोच रहे हैं, तो बार बार नींद टूटती है, कच्ची रहती है, सुबह फ्रेश नहीं लगते, या कोई और मेडिकल रीज़न भी हो सकता है। तो अगर मेडिकल रीज़न है उसको जानना पड़ेगा, और उनको कोई अगर सिम्टम्स या ऐसे कोई लक्षण है वो देखने पड़ेंगे। करवट लेना पड़ता है मीन्स क्या उनको किसी पर्टिकुलर पोजीशन में कोई तकलीफ होती है, क्या उनको कभी कोई सांस में घुटन होती है, या और कोई प्रॉब्लम है, तो इन चीज़ों को आई थिंक उनको एक बार किसी से कंसल्ट कर लेना चाहिए। एक बार मेडिकल रीज़न रूल आउट हो जाए, फिर उसके बाद फिर वो और चीजों की तरफ ध्यान दे सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे इनको कह रहे हैं कि 1 घंटे की गहरी नींद आती है, बाकी अलटती पलटती रहती हैं, करवटें लेना, तो इसको आप किस तरह से देखेंगे डॉक्टर साहब कि ये हेल्दी नींद मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? हेल्दी नींद तो बिल्कुल भी नहीं मानी जाएगी। अगेन वही बात है कि गहरी नींद बहुत कम है, जो एक्चुअल रेस्ट होता है वो उसी पीरियड में होता है। जी डॉक्टर साहब, बाकी टाइम पे कच्ची नींद है, तो बल्कि अगर ये लॉन्ग टर्म रहे तो और नुकसान भी कर सकती है। बॉडी को रेस्ट नहीं मिलता, लेकिन आदमी को लगता है कि वो तो 7 घंटे सो गया, जी डॉक्टर साहब, लेकिन एक्चुअली वो उस लेवल का रेस्ट नहीं होता जो उसको चाहिए। बिल्कुल, ये आम लोगों का समस्या है। और इस बीच विनायक जी जुड़ चुके हैं हमारे प्रोग्राम में। विनायक जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। विनायक जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हेलो, हाँ जी, अपना सवाल पूछिए विनायक जी। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो अपना सवाल पूछिए। हाँ, नींद आती है। हाँ, लेकिन खराटे आते। अच्छा, डॉक्टर पीयूष आपसे एक रुक करना चाहेंगे। विनायक जी कह रहे हैं इनको नींद तो आती, साथ में खराटे बहुत आते हैं। जी, तो आप क्या इनको सुझाव देना चाहेंगे? जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि नींद के समय में अत्यधिक खराटे का आना, वो स्लीप रिलेटेड ब्रीदिंग डिजॉर्डर, जिसको कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं, वो उसका एक प्रकार हो सकता है। और इसके लिए ये आवश्यक है कि जो खराटे अगर तेजी से आ रहा है, तो इसके साथ साथ कुछ और बातों पर की जांच होनी आवश्यक है। जैसे कि क्या इनको दिन के समय में फ्रेश नहीं लगता है, क्या इनको दिन के समय में बराबर नींद आते रहता है। अगर है तो इनको एक पॉलीसोम्नोग्राफी नामक एक टेस्ट होता है, वो कराने की आवश्यकता है, जिसमें कि हम लोग रात के नींद के समय जबकि खराटे आते हैं तो उस समय हम लोग ब्रेन मैपिंग और साथ ही साथ ऑक्सीजन सेचुरेशन और दूसरे चीज़ों के द्वारा देखते हैं कि क्या खराटे की वजह से इनके शरीर में, इनके मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी हो रही है या नहीं हो रही है, और उस समय स्लीप का पैटर्न कैसा रहता है। तो अगर ऐसा रहता है तो फिर ये डॉक्टर की सलाह पे इनको वजन कम करने की आवश्यकता पड़ सकती है। साथ ही साथ एक जो नींद के समय में, सोने के समय में जो है CPAP नामक एक मशीन होता है, जिसमें कि हम लोग जब सोते समय जो है वो कॉन्टिन्यूस पॉजिटिव प्रेशर जो होता है वो दिया जाता है, वो दिए जाने की आवश्यकता हो सकती है, जिससे कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की समस्या का समाधान हो सकता है। समाधान कहें या फिर ये कहें कि उसके वजह से जो शरीर पे दुष्प्रभाव पड़ता है, तमाम तरह के जो शरीर पे दुष्प्रभाव पड़ता है, उसे कम किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब। डॉक्टर अनंत मोहन सर, आपका ही रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आमतौर पे कई महिलाएं या कई लोग जिनका दिन में वक्त मिलता है, क्या वो दिन में सोना भी मतलब एक हेल्दी माना जाएगा, या दिन में बिल्कुल भी नैप, जिसको नैप वर्ड यूज़ करते हैं, या नहीं लेना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। दिन में एक
हल्का सा नैप लेने में कोई ऐसी बुराई नहीं है। पावर नैप जिसे कहते हैं, कई बार लोग ले लेते हैं, तो उसमें कोई ऐसा नुकसान नहीं है, लेकिन इतना ऐसा नहीं होना चाहिए। अगेन वही है कि खाने के तुरंत बाद सोना हमेशा अच्छा नहीं होता, थोड़ा सा गैप दें, थोड़ी देर के लिए नैप ले लें, उसके बाद अपना बाकी काम करें, उससे आदमी फ्रेश हो जाता है। बस इतना ध्यान रखना है कि दिन का नींद इतना ना हो, इतना ज़्यादा ना हो कि रात को कम हो जाए। बिल्कुल। तो इस चीज़ को अगर आप बैलेंस कर लें और थोड़ा सा ऐसे मैनेज कर लें तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, बल्कि हो सकता है आपने अगर दिन भर बहुत काम किया है तो आपको फ्रेश होने में हेल्प हो सकती है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है कि श्रम जो हम मेहनत करते हैं दिन भर में, जो मेहनत का काम जैसे किसान भाई हैं वो करते हैं या मजदूर भाई हैं वो करते हैं, क्या उसका भी कोई ताल्लुक है नींद के साथ? मेहनती आदमियों को गहरी नींद आती है या जिनका सिटिंग जॉब है उनको कम नींद आती है, ऐसा कुछ स्टडीज़ में पाया गया है? देखिए, स्टडीज़ में डायरेक्टली तो ये नहीं पाया गया है, बट ये नेचुरल है समझना कि अगर आप एक्सर्शन ज़्यादा करेंगे जल्दी थकावट भी होगी। ऑल्दो हो सकता है उनका स्टैमिना भी बेटर हो, ये भी हो सकता है, बट जल्दी थकावट होगी। और जब थकावट होती है तो ऑटोमेटिकली बॉडी को रेस्ट चाहिए और तब नींद भी अच्छी आती है, जल्दी आती है। अगर आपने दिन भर कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं करी, हो सकता है आपने मेंटल एक्टिविटी बहुत करी हो, उसके वजह से भी आदमी को नींद आ सकती है। बट अगर फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं करी तो कभी कभी आपको रात को नींद आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। इसीलिए बेटर हो, इसीलिए ऑन द मूव रहना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि हमेशा एक लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। वो सिर्फ आपके बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए नहीं है, लेकिन आपके स्लीप हाइजीन को भी इम्प्रूव करने के लिए। तो स्लीप हाइजीन भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो सबको जानना चाहिए। बिल्कुल, हम इसी पे आएंगे डॉक्टर साहब। लेकिन आप पे एक सवाल डॉक्टर साहब ये भी उठता है अमूमन कि हम जब भोजन कर लेते हैं, रात का भोजन कर लेते हैं, तो सोने और रात के भोजन के बीच में कितने समय का अंतराल होना चाहिए डॉक्टर साहब? जैसे अभी बताया, लगभग 2 घंटे मिनिमम तो ज़रूर होना चाहिए, और रात का भोजन बहुत हैवी नहीं होना चाहिए। जितना लाइट हो सके, एडिक्वेट या लाइट होना चाहिए। और उसके बाद थोड़ा सा मूवमेंट भी ज़रूरी है। उसके बाद तुरंत लेटे नहीं, क्योंकि इन सारी चीज़ों से देखा गया लॉन्ग टर्म एसिडिटी और मोटापा का बढ़ावा देना, ये सब चीज़ें उससे होती हैं। तो एडिक्वेट टाइम डाइजेशन का मिलना चाहिए, थोड़ा मूवमेंट करके उसके बाद ही सोने का। तो 2 से 3 घंटे का गैप रखना चाहिए। 2 से 3 घंटे का थोड़ा सा वॉक भी कर लें तो बेहतर है। इस बीच नागेंद्र जी जुड़ चुके हैं हिमाचल से। नागेंद्र जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। हिमाचल प्रदेश से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ, सरका घाट मंडी से। हाँ जी, सवाल पूछिए। सर, हमारे यहाँ पर ठंड अक्सर रहती है। ठंड रहती है। रात को जो खर्राटे आते हैं, उसके बाद दम घोंटू खर्राटे आते हैं और नींद डिसऑर्डर हो जाती है जी। उठ के बैठना पड़ता है, लेकिन नींद का जो व्यवधान है वो दिन को लंच टाइम पे फिर नींद पूरा करना पड़ती है, जिसकी वजह से घंटा भर वैसे ही वेस्ट हो जाता है। चेक करवाया, नेजल स्प्रे बताया था, कुछ दिन फर्क पड़ा, लेकिन उसके बाद हालांकि उसमें जैसे बहुत ज्यादा ठंड में ब्रांडी अगर ली जाए तो उसका भी कोई असर नहीं अब हो रहा है जी। तो ये पूरी तरह से बहुत, मतलब खुद के लिए भी और अगल बगल में सोने वालों के लिए भी खर्राटे बहुत परेशान करते हैं। ठीक है, हम आपका सवाल समझ चुके हैं। हम आपका सवाल समझ चुके हैं। लाइन पे बने रहिए। डॉक्टर पीयूष, आप उनको क्या बताना चाहेंगे? जैसा कार्यक्रम में मैंने पहले भी जिक्र किया कि जो स्लीप रिलेटेड ब्रीदिंग डिसऑर्डर होता है, जिसमें अत्यधिक खर्राटे आता है, और जो इन्होंने बिल्कुल टिपिकल ऐसे साइन बताए कि जिससे दिन के समय में इनको एक्सेसिव जो है सोमनोलेंस या नींद का आना जो है ऐसा बना रहता है। तो इसके लिए ये आवश्यक है इनको कि ये नज़दीक के किसी भी स्लीप के जो विशेषज्ञ हैं, नींद के जो निद्रा के विशेषज्ञ हैं, वहाँ पर जाकर के इनको पॉलीसोमनोग्राफी एक जांच करवा लें। अगर ये पॉलीसोमनोग्राफी इनके अपने क्षेत्र में अगर उपलब्ध नहीं है तो ये एम्स में आ सकते हैं। ये पल्मोनरी मेडिसिन एंड स्लीप डिसऑर्डर क्लिनिक में भी होता है, हमारे मेडिसिन डिपार्टमेंट में भी होता है, जिसमें इनको देख करके अलग अलग पैमाने की जांच करके इनको अगर आवश्यक होगा तो वजन कम करने की सलाह दी जा सकती है। या फिर अगर इनके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, जैसे कई बार नेजल टर्बिनेट जिसको कहते हैं, नाक की हड्डी अगर बढ़ी हुई है तो उसको ठीक कराने की सलाह दी जा सकती है। और ज़रूरत पड़ने पर इनको जो है सीपैप मशीन की सलाह भी दी जा सकती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने काफ़ी अच्छे से बताया। और डॉक्टर साहब, कई लोगों को जो खराटे से जो नुकसान अगर देखा जाए आगे चल के क्या हो सकते हैं डॉक्टर साहब, इस विषय में हमें थोड़ा सा देखिए। खराटे जो जिसको कि हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं, तो ये मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहूँगा कि हमारे एम्स में जो है इस पर कुछ समय पहले एक विस्तृत अध्ययन हुआ था, और हम लोगों ने इससे संबंधित भारत सरकार को भी, ICMR को भी जो एक विस्तृत जो है गाइडलाइंस जो है वो जारी किया था। उस
उस गाइडलाइन में ऐसा पाया गया था कि ये हमारे शरीर में जो है लगभग हर एक हिस्से में ये असर डालता है। जैसे जिसमें कि मुख्य तौर पर जो है डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, दिल की बीमारी है, और अत्यधिक अलर्ट नहीं रह पाने के कारण जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो है उसकी संख्या में भी काफी बढ़ोतरी ऐसा ये होता है। जो अटेंटिवनेस जो हम लोग कहते हैं, जो कि कभी जो दिन के समय में जो है बिल्कुल चौकन्ने होकर काम करने की जो आवश्यकता रहती है उसमें भी कमी ऐसी पाई गई है। बिल्कुल। तो इन सभी चीजों में इसका असर होता है, और ऐसा देखा गया है कि जब कभी भी हम प्रॉपर इलाज के द्वारा ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का इलाज कर लेते हैं तो ये सभी तकलीफें जो हैं वो वापस वो बिल्कुल ठीक होकर के अपने पूर्ववत स्थिति में भी लौट सकती है। बिल्कुल, ये तो जैसे हमारे डॉक्टर पीयूष ने बताया, अध्ययनों से भी ये बात सिद्ध हो चुकी है, तो हमें इस सब चीज़ों को मानना ही पड़ेगा। जो चीज़ प्रमाणित हो चुकी है और मैं उसके लिए किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं। मैं डॉक्टर अनंत मोहन सर आपका रुकना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, अभी हम स्लीप हाइजीन की बात कर रहे थे। स्लीप हाइजीन के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए, क्या होता है स्लीप हाइजीन? स्लीप हाइजीन एक बेसिकली स्लीप का, नींद का लाइफस्टाइल होता है। उस टर्म को स्लीप हाइजीन कहते हैं। जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे स्लीप की जो क्वांटिटी, मात्रा, जो अभी हम बात कर रहे थे कितने घंटे होना चाहिए, तो एक मिनिमम इतने घंटों का स्लीप होना चाहिए। दूसरा स्लीप का टाइमिंग, कि टाइमिंग कौन सा होना चाहिए। चाहे आपका टाइमिंग कुछ भी हो, कुछ लोग 9 बजे सो जाते हैं, कुछ लोग 12 बजे सो जाते हैं, नाइट शिफ्ट में भी रहते हैं। हाँ, कुछ लोगों का टाइमिंग ऐसा है। तो चाहे टाइमिंग कुछ भी हो, अगर आप उससे अडेप्टेड हैं और अगर आप उससे एडजस्ट कर चुके हैं तो ठीक है। अगर आपकी एडिक्वेट स्लीप हो रही है तो अनइंटरप्टेड स्लीप। प्लस कुछ ऐसे अच्छे हैबिट्स होते हैं जो स्लीप हाइजीन में आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोने से पहले टीवी ना देखना। अब आजकल तो मोबाइल फोन और आईपैड और लैपटॉप्स पे सोने से जस्ट पहले लोग वही करते रहते हैं, सोते सोते भी उठ के वही देखते रहते हैं। ये सारी चीजें काफी हानिकारक हैं और ये स्लीप हाइजीन के अंतर्गत ये चीजों को अवॉइड करना चाहिए। जैसे हमने बात करी 2-3 घंटे से पहले खाना खा लें, रात को सोने से तुरंत पहले कोई एकदम से स्टिमुलेंट ड्रिंक जैसे स्ट्रॉन्ग कॉफी वगैरह नहीं पीना चाहिए। तो इस तरह की हैबिट्स होती हैं जो लाइफस्टाइल हैबिट्स, जिनको मिला के स्लीप हाइजीन बोला जाता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कुछ चीजें हैं जो मिला के हम स्लीप हाइजीन नाम उसे देते हैं। अगर हम उन चीजों का पालन करेंगे तो हम एक बेहतर नींद की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। जी, ये आपका कहने का मतलब था डॉक्टर साहब। डॉक्टर सत्यवीर यादव, आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें हार्ट डिजीजेज में, अभी आपने बताया कि काफ़ी चीज़ें हैं जिनका हार्ट से डायरेक्ट रिलेशन है नींद का। अगर हम डॉक्टर साहब, नेक्रोलेप्सी एक वर्ड होता है, नेक्रोलेप्सी, क्या इसकी वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, या आप अभी थोड़ी देर पहले कह भी रहे थे, और स्ट्रोक की समस्याएं होती हैं, तो क्यों होती हैं डॉक्टर साहब? किस तरीके से इसका? नार्कोलेप्सी एक दुर्लभ बीमारी है जो मस्तिष्क से संबंधित है, और इस बीमारी में यूजुअली मरीजों को दिन में गहरी नींद आती है, वो अपनी नींद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जैसे मसलन चलते चलते मरीज को नींद आ जाती है और उनको एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। इसके अलावा नींद में पैरालिसिस का, स्लीप पैरालिसिस होता है, मतलब मरीज को ऐसा लगता है कि मैं नींद में जगा हुआ हूँ लेकिन मैं कोई लिम्ब मूव नहीं कर पा रहा हूँ। इसके अलावा मसल पैरालिसिस ऐसा होता है जिसकी वजह से मरीज को हार्ट अटैक आने की संभावना, एरिथमिया, हार्ट फेल्योर या सडन कार्डियक डेथ की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बिल्कुल। मैं डॉक्टर अनंत मोहन, क्योंकि आप किसी व्यस्तता की वजह से हमें इतना ही समय दे पा रहे हैं, अंत में हम आपसे थोड़ा सा चंद शब्दों में आपके जानना चाहेंगे कि क्या आप संदेश हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए, ये बताना चाहेंगे कि नींद एक ऐसा व्यवस्था है, ऐसी हमारे लाइफ का पार्ट है जिसको हम अक्सर इग्नोर करते हैं। हम लोग अवेक स्टेट पे क्या करना है उस पर ध्यान देते हैं, हम लोग ये नहीं ध्यान देते कि सोना भी इतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगले दिन अगर हमको अच्छे से काम करना है तो हमको बॉडी को रेस्ट देनी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप बहुत ज़रूरी है, इस पे ध्यान दें, और सिर्फ काम के वजह से नहीं, ये ध्यान दें कि अगर हमने इस पे नहीं गौर किया तो बीमारियां होने का काफ़ी चांस है। बिल्कुल। और अभी बात हो चुकी है, आपको पता है कि कौन कौन सी बीमारियां इससे लिंक्ड हैं, चाहे वो मोटापा हो, चाहे हार्ट डिजीज हो, चाहे ब्रेन स्ट्रोक हो, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे पल्मोनरी हाइपरटेंशन जैसी और बीमारियां हो। बहुत चीज़ों का इसमें डायरेक्ट संबंध है। और अभी हमने तो मेंटल डिजीज की बात भी नहीं करी कि अगर हम लोग काफ़ी दिनों तक आदमी को स्लीप डिप्राइवेशन रहता है, नहीं सो पाता, तो उसके अटेंशन स्पैन, उसके कंसंट्रेशन, उसकी मेमोरी, इन सब चीज़ों पे भी लॉन्ग टर्म असर आता है। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे होती हैं, अचानक नहीं पता चलती, इसलिए इस पे अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और जैसे कुछ लक्षण बोले
खासकर जो लोग को मोटापा है, अगर उनको खर्राटे आते हैं या उनको नींद पूरी नहीं हो रही, सुबह फ्रेश होके नहीं उठ रहे या दिन भर में बहुत नींद आ रही है, तो जरूर आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बातें बताई और आपको शुक्रिया कहना चाहेंगे। साथ ही हमारे अंतराल का समय हो चुका है, एक छोटे सा ब्रेक के बाद लौटते, तब तक आप हमारे कार्यक्रम में बने रहिए। Invest once and enjoy guaranteed maturity with life cover with LIC's Dhan Varsha, a single premium plan for your family's security and prosperity. कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुकी। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है, आपने? आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। खेती की उन्नत तकनीक हो या हो नवाचार, आधुनिक पशुपालन हो या दूध की बहती धार, बात सफल किसानों की या नए कृषि व्यवहार, 5 दशक का साथी, 5 दशक का अपनापन। कृषि दर्शन सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर पीयूष रंजन आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, एक ईमेल आई है, आपसे पूछना चाहेंगे। श्री अमित हैं कोलकाता से, इनकी आयु 54 वर्ष है। इनको रात में 2-3 बार वॉशरूम के लिए जाना पड़ता है जी। और लगातार 6 घंटे की गहरी नींद ये नहीं ले पा रहे हैं। और इन आयु क्या बताइए? 54 वर्ष लिखा है इन्होंने। और इनको बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस की क्रॉनिक प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर साहब, इनके लिए आप क्या सुझाव है, ये पूछ रहे हैं। देखिए, ये जो नींद के समय में बार बार अगर पेशाब इनको आती है तो ये प्रोस्टेटाइटिस की वजह से भी हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2 जो है, शुगर की जांच भी ये अपने करवा ले, क्योंकि शुगर की वजह से भी रात को जो है एक्सेसिव पेशाब की समस्या हो सकती है। ये दोनों का इलाज करवा ले ताकि इनको नींद के समय में जो पेशाब जाने की वजह से व्यवधान ना पड़े, ये इनके लिए आवश्यक होगा। प्रोस्टेटाइटिस थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसके लिए वो यूरोलॉजिस्ट से सलाह ले, और जो प्रॉपर जो एंटीबायोटिक है, जिसको प्रोस्टेट मसाज करके जो उसका जो हम लोग कल्चर ये देखते हैं, वो निकलवा, वो के सेंसिटिविटी के अनुसार जो इनको दवाई दिए जाने की ज़रूरत होगी। थोड़ी एंटीबायोटिक जो है वो लंबे समय तक देने की आवश्यकता पड़ सकती है। और अगर डायबिटीज हो तो शुगर को प्रॉपरली कंट्रोल करने की आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है अमित जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल चुका होगा। और डॉक्टर पीयूष, आपसे पूछना चाहेंगे, डॉक्टर इंसोमेनिया अक्सर ये वर्ड यूज होता है। जी जी, इसे किसे कहते हैं डॉक्टर इंसोमेनिया? देखिए, इंसोम्निया या अनिंद्रा जिसे ये कहते हैं, जबकि एक कोई आदमी जो है वो प्रॉपर ड्यूरेशन तक, जो अमूमन हम लोग 7 से 8 घंटे तक की नींद को रिकमेंड करते हैं, स्लीप के ड्यूरेशन या क्वालिटी में कमी आ जाए। जैसा कार्यक्रम के शुरू में भी हम लोगों ने बताया कि स्लीप की अपनी एक साइकिल होती है, और जैसे जैसे सुबह की ओर हम लोग बढ़ते हैं, वैसे जो गहरी नींद जिसको हम लोग कहते हैं, वो गहरी नींद का जो साइकिल होता है, यानी REM टाइप 4 टाइप फेज का जो नींद होता है, वो ज़्यादा जो गहरी नींद होती है वो धीरे धीरे जो है वो बढ़ते रहती है। अगर क्वालिटी या क्वांटिटी किसी भी तरह से कम हो तो आदमी तरोताजा महसूस नहीं करता है। अच्छा। तो इस परिस्थिति को हम लोग अनिद्रा या इंसोम्निया कहते हैं। ये कई वजहों से हो सकता है।
अच्छा डॉक्टर साहब, क्या वजह, थोड़ा सा अगर हम उस विषय में जी, बताएं। इसमें देखिए शारीरिक परेशानी या मानसिक परेशानी दोनों में से किसी भी परेशानी की वजह से हो सकता है। जैसे शारीरिक परेशानी में जैसे कि अगर आपको कोई जैसे बार बार नींद का टूटना, जैसे कि ये डायबिटीज या दूसरे पेशाब लगने की वजह से हो सकता है। अगर आपको मसल एक या दूसरी परेशानी हो रही है तो आपको स्लीप रिलेटेड ब्रीदिंग डिजॉर्डर है तो उसकी वजह से हो सकता है। हार्ट फेलियर हो जिसमें जागने के बाद अचानक आपकी ये सांस की कमी हो जाती है, उसकी वजह से अगर हो रहा हो तो हो सकता है। मानसिक परेशानी जैसे कि अर्ली मॉर्निंग इंसोम्निया जिसको हम लोग कहते हैं, जो डिप्रेशन की वजह से हो सकता है, एक्सेसिव एंग्जाइटी की वजह से हो सकता है। तो ये सारी बातें जो है वो मैं लोगों को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये इलाज करने से बिल्कुल ठीक हो जाती है और अपने आप को टालने की प्रवृत्ति ना रखें। बिल्कुल, मतलब सफरिंग करने की, पीड़ा को सहने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे अगर कोई मानसिक तकलीफ है, जैसे कि अत्यधिक चिंता या मन में कोई थॉट्स या विचार अगर इस तरह से अगर आपके आ रहे हैं जिसकी वजह से आप परेशान रहते हैं, तो आप मनोचिकित्सक से मिल करके उससे चर्चा करें। और इसके आज के समय में बड़े ही पक्के और असरदार इलाज इसका मौजूद है। तो उस इलाज को जैसे ही आप कराएंगे तो आपकी ये तकलीफें ठीक हो जाएगी और नींद भी आपका प्रॉपरली आएगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं अगर किसी को इस तरह के लक्षण दिखाई दे तो उन्हें संकोच ना करके एक मनोचिकित्सक के पास जाना चाहिए। पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मनोचिकित्सक ही होता है। जी, या किसी फिजिशियन के पास भी जा सकते हैं डॉक्टर साहब। अगर आपको शारीरिक परेशानी हो रही है, अगर आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपको अत्यधिक चिंता या मूड डिजॉर्डर है, जैसे कि आपको ये लो फील कर रहे हैं और डिप्रेशन है, तब आप साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास आ सकते हैं। और अगर आपको कोई शारीरिक परेशानी, जैसे कि आपको पेशाब बार बार आ रहा है उसकी वजह से हो रहा है, या शरीर के किसी भाग में आपको दर्द हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है, या नींद के समय में एक्सेसिव खर्राटे अगर आ रहे हैं, तो इन सभी चीज़ के लिए आप फिजिशियन के पास जा सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर सत्यवीर, आपका ही रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, अमूमन जो हमारे जो नींद संबंधी विकार हैं, ये किन जांचों से इनका पता लगता है? थोड़ा उस विषय में हमें बताएं। तो नींद के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि अच्छी नींद के दो पहलू हैं, एक तो है ड्यूरेशन और दूसरा है क्वालिटी। सो अच्छी नींद वो होती है जिसमें ड्यूरेशन अप्रोप्रिएट हो, जैसे कि सभी ने बताया 6 से 9 घंटे का ड्यूरेशन अमूमन पर्याप्त माना गया है अच्छी नींद के लिए। और दूसरा है कि अच्छी क्वालिटी की नींद। तो अच्छी क्वालिटी की नींद हम कैसे पता लगा सकते हैं, सामान्य लोग कैसे जाने कि उसको अच्छी क्वालिटी की नींद आ रही है या नहीं? तो अगर हमें दिन में टायर्डनेस फील होता है, हमें चिड़चिड़ापन रहता है, या हम जल्दी अगर बैठे हैं थोड़ी देर के लिए कोई लेक्चर सुन रहे हैं उसमें हमें अचानक नींद आ जाती है, तो ये सब चीज़ें हम अगर हमारे अंदर है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं है। बिल्कुल। तो अगर हमारी नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो हम किसी भी फिजिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं कि हम हमारा ब्लड प्रेशर चेक कराएं, हम हमारे ब्लड शुगर्स चेक कराएं, हमारा कोलेस्ट्रॉल चेक कराएं, हमारा रूटीन हीमोग्राम, रूटीन यूरिन टेस्ट कराएं। अगर वो सब चीज़ें ठीक हैं तो उसके बाद हम किसी भी साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा देयर आर स्लीप एक्सपर्ट्स ऑल्सो, तो जिसमें हमें स्लीप स्टडी की जा सकती है, पोलिसोमनोग्राफी की जा सकती है। तो जैसा कि डॉक्टर पीयूष रंजन ने बताया कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जिसमें लोग खर्राटे लेते हैं। लोगों की नींद रात को अचानक कई बार खुलती है लेकिन उनको वो चीज़ महसूस नहीं हो पाती है, क्योंकि हमारा ब्रेन सिग्नल भेजता है और हम दोबारा नींद में चले जाते हैं। तो उसमें रिपीटेटिव मरीज की नींद कम हो जाती है, नींद की क्वालिटी कम हो जाती है। तो उसको जांचने का एक तरीका है पोलिसोमनोग्राफी। वो ज़्यादातर अच्छे रेफरल सेंटर्स पे उपलब्ध है और फिजिशियन से कंसल्ट करने के बाद, पल्मोनरी एक्सपर्ट से कंसल्ट करने के बाद हम आसानी से करा सकते हैं। दोस्तों, जो हाई ब्लड प्रेशर बड़ी एक आम समस्या है हमारे सोसाइटी में। तो आप एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तो आप हमें डॉक्टर साहब ये बताएं कि हाई ब्लड प्रेशर की जो दवाइयाँ लेते हैं ऐसे मरीज़, क्या उनको भी नींद उसकी वजह से कम आने की समस्या हो सकती है? अमूमन ऐसा पाया नहीं गया है कि ब्लड प्रेशर की जो दवाइयाँ मरीज या जो भी लोग ले रहे हैं उसकी वजह से नींद की कोई तकलीफ हो। हाँ, ये ज़रूर है कि हम जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहे हैं उनका एक समय निर्धारित रखें, क्योंकि अगर हम समय निर्धारित रखेंगे तो जो ब्लड प्रेशर में जो वेरिएशंस हैं वो कम से कम होंगे। तो मैं लोगों को ये कहना चाहूँगा कि जो भी ब्लड प्रेशर से ग्रसित लोग हैं वो अपना एक समय निर्धारित कर लें। जो भी दवा उनको उनके विशेषज्ञ द्वारा बताई
बताई गई है। अगर वो उनको ठीक लगता है कि वो सुबह ले पा रहे हैं तो वो सुबह के टाइम लें, और अगर उनको ठीक लगता है कि वो रात के टाइम ले रहे हैं तो वो रात के टाइम ले सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब इसी से संबंधित एक सवाल भी आया है डॉक्टर साहब कि जो हाई ब्लड प्रेशर की जो दवाइयाँ हैं वो खाली पेट लेनी चाहिए या भोजन के बाद ले सकते हैं? ज़्यादातर हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हम खाली पेट भी ले सकते हैं। ऐसी मोस्टली दवाइयाँ जो भी ब्लड प्रेशर के लिए दी जाती हैं उनका भोजन के समय के साथ या खाली पेट या खाना खाने के बाद से कोई संबंध नहीं है। तो इस चीज़ की चिंता बिल्कुल ना करें, क्योंकि अक्सर क्लिनिक में हमसे मरीज़ पूछते हैं कि हम इसको खाली पेट ले सकते हैं। आप बिल्कुल ले सकते हैं। जनरली ब्लड प्रेशर से संबंधित दवाइयाँ लेने से एसिडिटी या वोमिटिंग या नोजिया ऐसी समस्याएं नहीं होती हैं। बिल्कुल। डॉक्टर पीयूष रंजन, आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब ये बार बार जिक्र आया है पोलिसोनोग्राफी का, ये टेस्ट होता कितनी देर का डॉक्टर साहब, और क्या ये टेस्ट काफ़ी महंगा है और सारे सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है या नहीं है, ये जानना चाहिए। देखिए, ये पॉलीसोमनोग्राफी में कई पैरामीटर्स जांचे जाते हैं, जैसे पल्स रेट हो गया, हार्ट रेट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, नींद के समय में जो सैचुरेशन हो गया वो सब हो गया। तो ये सारी चीज़ें जांची जाती है, और वो आपके जो स्लीप के समय में जो वेव्स हैं वो भी आपके स्काल्प पे लगा करके वो जांचा जाता है, आपके आई बॉल के मूवमेंट। तो ये ओवरनाइट टेस्ट होता है और आपको स्लीप लैब में रात को सोना पड़ता है। अच्छा, ये एक पहली बात हो गई। नंबर 2, ये अस्पताल में रहना पड़ेगा, अस्पताल में रात को ये इन सभी तार और इसके गैजेट के साथ ही सोना पड़ता है जी। तो और ये बिल्कुल मतलब कि अब तो टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में भी अवेलेबल है जी। लेकिन ये मतलब ऐसा नहीं है कि हर जगह पर जैसे कि कहें कि बहुतायत उपलब्ध, ऐसा नहीं है। हमारे एम्स में है, लेकिन वो छोटे छोटे शहरों में भी अब ये उपलब्ध है। अच्छा, इससे पता लग जाएगा कि हमें दिक्कत है कितनी दिक्कत है। जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये पूर्ण तौर पर ट्रीटेबल है। बहुत अच्छी इसका इलाज अगर आप करेंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये आवश्यक है सबसे ज़्यादा समझना। डॉक्टर साहब, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की अगर हम बात करें डॉक्टर साहब, कितने मरीज अमूमन आपको प्रैक्टिस में अपने दिखाई देते हैं? देखिए, आम अगर देखें तो जो कम्युनिटी स्तर पर देखें तो लगभग 10% लोग हैं, और विशेष तौर पे वो लोग जिनका कि वजन अगर ज़्यादा है तो वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के होते हैं। क्योंकि हमारा टर्शियरी ये रेफरल सेंटर है तो हमें और अन्य अस्पतालों की तुलना में ये ज़्यादा मिलता है। लेकिन ये कहते हैं ये एक ऐसी बीमारी है जो टिप ऑफ द आइसबर्ग ही हम लोग देख पाते हैं। यानी जितने मरीज जिनका कि हम लोग इलाज कर पाते हैं उससे कहीं ज़्यादा मरीज जो वो हैं जो कि हमारे पास आ नहीं पाते हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इसको लेकर के जो अवेयरनेस, जन जागरूकता है उसकी कमी है। जैसा कि कार्यक्रम में हम लोग बार बार बता रहे हैं कि अगर आपको नींद के दौरान खर्राटे रहते, सवेरे उठते समय आपको ताजगी महसूस नहीं होती है और पूरे दिन आप तरोताजा और स्फूर्तिवान नहीं महसूस करते हैं, तो आपको ये महसूस करना चाहिए कि आपको जो है वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप ये एपनिया नामक बीमारी हो सकती है। आप अपने ये आसपास में किसी भी जो स्लीप के जो विशेषज्ञ हैं उनके पास जाकर के आप अपना जरूर जांच करवाएं और अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये हाल फिलहाल में समाचार पत्रों में भी ये सुनने में आया था, किसी मशहूर हस्ती की भी मृत्यु की वजह स्लीप एपनिया रही। डॉक्टर साहब, ये होता, अगर इसमें होता क्या, हमारे शरीर में क्या परिवर्तन होते हैं जिसकी वजह से कि मौत की भी संभावना बनी रहती है? देखिए, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में क्या होता है कि अत्यधिक, मूल तौर पर जो अत्यधिक वजन के कारण जो होता है वो आपके जो गले और आसपास में जो फैट ज़्यादा होता है जी। जब आप सोते हैं तो जो ट्रैकिया और जो श्वास की नली होती है वो बिल्कुल खुली रहनी चाहिए। अच्छा। तो सोते समय ये वजन की वजह से ये दब जाती है और उसकी वजह से खर्राटे आदमी लेने लग जाता है। तो सोए सोए मौत हो जाती है मरीज की अगर? देखिए, सोए सोए मौत से ज़्यादा ये है कि ये धीरे धीरे जो है वो आपको ब्लड प्रेशर का बढ़ाना, शुगर का बढ़ाना, अटेंटिवनेस की कमी हो गई, डिस्लिपिडीमिया जिसके बारे में ये बात की गई, ये सारी चीज़ें बढ़ाता है। और अमूमन इसकी वजह से जो हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक जिसको कि हम लोग स्ट्रोक कहते हैं उसकी संभावना जो है कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। हम डॉक्टर सत्यवीर यादव आपसे ही पूछना चाहेंगे, जैसा कि डॉक्टर पीयूष ने हमें बताया कि इस वजह से हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है, तो डॉक्टर साहब किस तरीके से बढ़ जाती है स्लीप एपनिया की वजह से? तो हार्ट अटैक के लिए कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि मोटापा जी, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़। तो इन सब चीज़ों का नींद से सीधा संबंध है। जिन लोगों में नींद की कमी है या जिन लोगों की नींद की गुणवत्ता कम है, जिन लोगों की नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं है, उन लोगों में सीधे तौर पर
हाई ब्लड प्रेशर होना, कोलेस्ट्रॉल हाई होना, मोटापा होना या डायबिटीज़ होना, इसकी संभावना आम लोगों की तुलना में 2 से 3 गुना ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इन लोगों में हार्ट अटैक आने का खतरा। हार्ट अटैक बेसिकली हार्ट की वेसल्स जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही हैं उनमें चिकनाहट जमा होने की वजह से आता है। तो ऐसे लोगों में हार्ट अटैक की संभावना लगभग 2 गुनी बढ़ जाती है। ऐसा बिल्कुल डॉक्टर, काफ़ी शोधों में पाया गया है। बिल्कुल डॉक्टर पीयूष, अक्सर मजाक में परिवारों में, समाज में कहा भी जाता है कि जो खर्राटे ले रहे हैं वो बहुत अच्छी नींद ले रहे हैं, और घोड़े बेच के सोने वाली कहावत बोली जाती है। डॉक्टर देखिए कितना सच्चाई है इस बात में? देखिए ये जो कहते हैं ना, वो तथ्य के बिल्कुल उलट है। अच्छा, खराटे आने का मतलब ये है कि बार बार आपकी नींद, आपका शरीर में जो नींद के कारण जो आराम और जो सुकून और जो अच्छे प्रभाव होने चाहिए उसमें बार बार व्यवधान आ रहा है। अच्छा, इसकी वजह से खराटे आ रहे हैं। तो खराटे का आना एक स्वस्थ साइन नहीं है। अच्छा, एक अच्छे स्वास्थ्य या अच्छी नींद की निशानी नहीं है, बल्कि ये एक खराब नींद, पुअर क्वालिटी ऑफ स्लीप को ये इंडिकेट करता है। इसके लिए आवश्यक है कि आप जरूर अपनी जांच करवाएं और आप जो अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। डॉक्टर साहब, क्योंकि खराटे लेने वाले खुद के स्वास्थ्य के लिए भी वो नुकसानदेह है, साथ में जो उनके साथ या नजदीक में सोते हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं, उनकी भी नींद खराब होती है। डॉक्टर साहब, खराटे लेने वाले मरीज जब आपके पास अगर आते हैं तो किस तरीके से आप उनकी समस्या का समाधान करते हैं? देखिए, इसमें हम लोग 2 तरह से देखते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि सबसे पहले कि खराटे की वजह क्या है। ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जैसे नाक की हड्डी या ये सब बढ़ जाना वो है, या फिर जो अत्यधिक मोटापा के कारण जो है ये खराटे की तकलीफ आ रही है। अगर ऐसा है तो उनको एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट करते हैं। दूसरा ये कि खराटे वाले मरीज जो भी होते हैं उनका ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर जो है वो काफ़ी बढ़ा हुआ हो सकता है, और जो लोग डायबिटिक पहले से हैं उनका डायबिटिक कंट्रोल पुअर होता है, तो उनको अप्रोप्रिएटली हम लोग स्क्रीन करके उनका हम लोग प्रॉपरली इलाज करते हैं। अच्छा, इलाज संभव है डॉक्टर साहब? जी जी। डॉक्टर सत्य, मेरी एक ईमेल आई है, कविता जी हैं, ये पूछ रही हैं इनकी मदर की आयु 70 वर्ष है और ये रोज़ खराटे लेती हैं, उनका वजन भी नियंत्रित है, कोई ज़्यादा वजन नहीं है, लेकिन ये हाई ब्लड प्रेशर की मरीज़ हैं, तो इनको आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? हाँ, मैं इनको सुझाव देना चाहूँगा कि अगर वो हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित है तो उनको अपना ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेक। कंट्रोल है डॉक्टर साहब, इन्होंने लिखा है कंट्रोल है। अच्छा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उनको खर्राटे आते हैं तो उनको एक ही फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए जो खर्राटे से संबंधित या स्लीप एक्सपर्ट्स होते हैं। ऐसा कुछ शोधों में ऐसा पाया गया है कि कई बार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर मरीज जो खर्राटे ले रहा है वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से ग्रसित हो। ऐसा 100% नहीं है। कई मरीजों में ऐसा होता है कि खर्राटे लेते हैं वो, लेकिन उसके बावजूद उनमें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जो स्टडीज़ करते हैं उसमें नहीं पाया जाता। तो ऐसा 100% ज़रूरी नहीं है कि जो खर्राटे ले रहे हैं उसमें स्लीप एपनिया हो ही, लेकिन आमतौर पर जो खर्राटे लेते हैं उनमें ये बीमारी पाई जाती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप यही कहना चाह रहे हैं, जाँच का विषय है। अगर हम खर्राटे ले रहे हैं तो वो आनंद का विषय नहीं है, वो जाँच का विषय है। और अब लगभग हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो चुका है। डॉक्टर पीयूष, क्या संदेश, क्योंकि स्लीप डिसऑर्डर हमने जो टॉपिक आज का रखा है इसके बारे में जागरूकता बेहद कम है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या टिप्स देना चाहेंगे ताकि हम हेल्दी नींद को पा सकें? देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम इसमें जो जन जागरण जो है वो हम लोग रखें। ये माने कि खर्राटा जो है वो किसी भी तरह से एक स्वस्थ नींद की परिभाषा नहीं है। खर्राटा आने का ये मतलब है कि आपको स्लीप रिलेटेड ब्रीदिंग डिस्टर्बेंस हो सकता है, और डॉक्टर से आप अपना एप्रोप्रिएट जांच करें, नंबर 1। नंबर 2, ये इस बात को समझे कि खर्राटा और उससे संबंधित जो कोई भी तकलीफ है वो बिल्कुल ठीक हो सकता है, जल्दी से जल्दी ठीक हो सकता है। और अच्छे नींद के लिए ये जरूरी है कि आप अपने तन मन को स्वस्थ रखें, नियमित तौर पर व्यायाम करें, स्वस्थ बैलेंस डाइट आप लें और स्लीप हाइजीन का ध्यान रखें। रात को सोते समय घर पहुंचने के बाद जो आपका स्क्रीन टाइम है, मोबाइल को देखना या टीवी को देखना, इसको आप कम करें। और जो एक्सरसाइज के बाद जो ये करके स्लीप हाइजीन में जो डॉक्टर अनंत ने आपको बताया उसमें 2 और बातें मैं जोड़ना चाहूँगा कि जो आपका बेड है
उस बेड पर सिर्फ आप सोने के लिए जाए, पढ़ने के लिए या फिर कोई और चीज के लिए आप या खाना खाने के लिए बेड पर ना जाए। नंबर 1। नंबर 2, सोते समय जो है आप पैर को धो लें और पैर को अच्छी तरह से आप ये कर लें। सोने से पहले जो है थोड़ा आप चहलकदमी करके इवनिंग वॉक आप तेज गति से लें। कितनी देर की इवनिंग वॉक रखनी चाहिए? देखिए आधे घंटे तक आप ले सकते हैं तेज गति से चलने के बाद, और तो इससे आपका जो है वो स्लीप हाइजीन जो है वो प्रॉपर हो सकता है। 3 घंटे का भोजन के बाद समय अंतराल भी होना चाहिए। जी जी बताया था आपने। और रात्रि का भोजन जो है वो बिल्कुल लाइट होना चाहिए। लाइट भी होना चाहिए। डॉक्टर आपने तेज चहलकदमी की बात की, डॉक्टर साहब भोजन के तुरंत बाद तेज चहलकदमी करनी चाहिए या नहीं? ये भी नहीं, आधा घंटा 15-20 मिनट के बाद आप कर सकते हैं। आधे घंटे के अंतराल में आप कर सकते हैं। डॉक्टर सत्यवीर यादव, आप क्या बताना चाहेंगे, क्या संदेश है आपका? तो मैं इस शो के माध्यम से दर्शकों को कहना चाहूँगा कि स्लीप भी हार्ट डिजीज़ के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। पहले बताया जाता था जैसे कि स्मोकिंग हमें नहीं करनी चाहिए, हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहना चाहिए, हमारी डाइट हेल्दी होनी चाहिए, हमें रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, हम अगर डायबिटिक हैं तो हमारा ब्लड शुगर कंट्रोल रहना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों के साथ में स्लीप भी हमारी ऑप्टिमम हो, ये भी हार्ट की डिजीजेस के लिए जैसे हार्ट अटैक के लिए उतना ही रेस्पॉन्सिबल है जितना कि किसी मरीज़ को ब्लड प्रेशर होना या डायबिटीज़ होना, या मरीज़ अगर फिजिकल एक्टिविटी कम कर रहा है या उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो ये स्लीप इज़ ऑल्सो है एज इम्पोर्टेंट एज दीज रिस्क फैक्टर्स। बिल्कुल, अच्छी नींद बेहद ज़रूरी है कि पूरे सारे अंगों को ये प्रभावित करती है। आज के हमारे जो जिस्ट है, जो कंक्लूजन है, वो आज की चर्चा का वो यही निकला है। डॉक्टर साहब, हम उम्मीद करते हैं कि दर्शक आपकी दी गई सलाह से लाभान्वित होंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सुझाव हो तो आप हमें लिख भी सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। हमारा पता है डीडी किसान, कमरा नंबर 38, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हमारा ईमेल आईडी है swasthkisan@gmail.com। आज हमारा ईमेल में फिर से रिपीट करना चाहूँगा, swasthkisan@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप स्वस्थ रहें, मंगल रहें। नमस्कार।